जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम पॉलिटी का ये नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो लुसेंट बुक है उसका नया एडिशन आया है 2024 का। तो 2024 का जो लेटेस्ट एडिशन आया है लुसेंट बुक का ऑब्जेक्टिव का, तो उसका आज से ये पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। जैसा कि जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपका ये लुसेंट बुक का एक अलग ही योगदान रहता है। तो इसी के ध्यान में रखते हुए आज से ये स्टार्ट कर रहे हैं ये सीरीज। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को इसके। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पुनः समझौता में प्रावधान था। क्या प्रावधान था? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य। ये भी पूछता है कि पुनः समझौता कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1932 में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हस्ताक्षरित जो पुनः समझौता हुआ था महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच, तो उसका प्रावधान क्या था? तो बताइएगा कि इसका क्या प्रावधान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा, हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था कि हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। ये देखिए यूपीएससी में 1997 में क्वेश्चन आया है। तो सारा क्वेश्चन लुसेंट का, जैसा कि जानते हैं हम सब, की इंपॉर्टेंट रहता है, महत्वपूर्ण रहता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसीलिए आज से ये नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सब देखिएगा जरूर इस वीडियो को लास्ट तक, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन पे आपका पकड़ बन सके। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित किया था। बताइएगा कि कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? बताइएगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल जो हैं उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ये शक्ति प्रदान की गई थी, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है, ये देखिए, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? किस प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था संविधान को तैयार करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव आया था, उसी में स्वीकार किया गया था, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। साथियों, ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास, उसी के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन हैं। टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। चलिए देखते हैं इसमें रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। बताइएगा रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट तो ये पारित हुआ था साथियों 1773 में। देखिए सब प्रीवियस में बहुत सारा एग्जाम में आया है, लेकिन यहाँ पे इंडिकेट एक दो को कर दिया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। छठा क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के जो गवर्नर जनरल हैं उनको किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला, मतलब नहीं स्वीकार कर सकते हैं? तो किस अधिनियम के द्वारा ये अधिकार मिला था? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1786 का, उसी में अधिकार मिला था। 7 नंबर क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? बताइएगा पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ये ऑप्शन सही होगा। देखिए एसएससी 2022 में आया। ये सारे मतलब जितना भी एग्जाम है लुसेंट से सारे एग्जाम में क्वेश्चन लड़ते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को जाना जाता है साथियों? 8 का बताइएगा। तो ये हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार करते हैं। और ये भारत सरकार अधिनियम जो है 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार का क्या उद्देश्य था? बताइएगा। जो मार्ले मिंटो सुधार है, देखिए इसका पहले वाला है 1909 वाला मार्ले मिंटो, तो ये एसएससी 2023 में आया है, अभी 24 चल रहा है। सोचिए एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें मतलब ऐड कर दिया है, इसलिए करा रहे हैं आपको, क्योंकि ये मार्केट में भी नया एडिशन आया है। बोलिए मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका उद्देश्य था मार्ले मिंटो का। मार्ले मिंटो सुधार बिल पर
किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल जो था वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1909 में पारित किया गया था। ऊपर में देखे थे मार्ले मिंटो सुधार 1909, और 1919 बताए थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। चलिए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? बताइएगा। मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो लाया गया था स्टार्टिंग में, वो किसके द्वारा लाया गया था? तो लाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है 1909 के 1909 के इंडियन कॉन्सिलेट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बताइएगा। जैसा कि आपको बताया कि ये पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास, आधा उधर कट गया है। तो भारत का संवैधानिक इतिहास से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें देख रहे हैं हम सब। बताइएगा कि 1909 के इंडियन कॉन्सिलेट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बताइएगा किस बात की व्यवस्था की गई थी 1909 के इंडियन कॉन्सिलेट में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। संप्रदाय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। क्या सार था प्रावधान का? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये 1919 में आया था। 1919 में क्या प्रावधान था? प्रावधान का सार क्या था? तो यह सार था प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन सार था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था इसमें 3 मंत्री गठन था, 3 मंत्री गठित किया गया था। तो कौन है जो इसके सदस्य नहीं है? तो पैंथिक लॉरेंस था, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड एमरी ये नहीं थे। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका। इसमें पूछता है ऐसे भी कि कौन कौन थे कौन नहीं थे ऐसे, तो इसलिए तीनों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है साथियों। पूछ रहा 1946 का कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे और लॉर्ड एमरी नहीं थे। तीनों का नाम याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना जो आया था उसके विषय में कौन सा सही नहीं है? तो ये पाकिस्तान की स्वीकृति थी। पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना से हुआ था, ये गलत है। बाकी सब प्रांतीय सामूहिकीकरण ये सही है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी सही है, और संविधान निर्माण का अधिकार ये भी सही है। ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद से लेकर जब तक संविधान नहीं लागू हो गया था तब तक शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था साथियों? तो ये चलाया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम था, उसी के अनुसार चलाया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद संविधान लागू हुआ तब तक के मतलब टाइम पीरियड में ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारत शासन चलाया गया था, अपना देश का शासन। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? 1947 में जो भारतीयों को सत्ता सौंपने की योजना बनी थी वो किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है भारतीयों को जो सत्ता सौंपी गई थी 1947 में। वो कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा, बताइए कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं ऐसे। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ये सही है, अभी ऊपर में देखे हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा, ये भी सही है। और अगला है साइमन कमीशन, भारत विभाजन नहीं, भारत विभाजन साइमन कमीशन के द्वारा नहीं हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा हुआ था भारत विभाजन। डी ऑप्शन गलत है साथियों, 18 का डी गलत है, ये सही आंसर डी निकल जाएगा। पूछ रहा था कौन गलत है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? बताइएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो विधायिका का अंतिम निर्वाचन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? तो ये वर्ष 1945 में किया गया था, 1945 में किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। बताइएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस प्रस्ताव या किस अधिनियम के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों इसका। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी? जो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा हुआ था, किस अधिनियम के द्वारा? तो ये हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अब प्रांत में द्वैध शासन पूछेगा साथियों तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, केंद्र में 1935 के द्वारा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। कब किया गया था भारतीय प्रणाली का पहला प्रयास?
भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो ये किया गया था 22/1935 में। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, 22 तक देख लिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? बताइए, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है यही पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। देखिए सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा, ये देखिए एसएससी 2022 में, बीपीएससी 2011 में है, इसीलिए ये सीरीज करा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कोई भी एग्जाम रहता है ना तो उसके लिए ये लुसेंट बुक का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है कोई भी एग्जाम को क्लियर करने में। बताइएगा, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का जो पद है भारत में वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव के पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। 1858 के द्वारा सचिव का पद आया था। क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो यह हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं 1909 को। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? भारत शासन अधिनियम जो 1935 था उसके द्वारा संघ की अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थी? तो 26 का हो जाएगा गवर्नर जनरल के पास थी। 1935 के द्वारा गवर्नर जनरल के पास थी अवशिष्ट शक्तियाँ। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? अभी ऊपर में बताए थे साथियों, देखिए नीचे क्वेश्चन आ गया। और ये क्वेश्चन मतलब एसएससी 2019 में पूछा। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? इसलिए कहते हैं कि हर एक क्वेश्चन को एकदम अच्छा से देखिए और ध्यान से सही आंसर देने का कोशिश कीजिए। 17 का हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत शासन अधिनियम 1919 को कहते हैं। और पूछेगा मार्ले मिंटो, तो 1909 को मार्ले मिंटो कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित किया था। तो कौन किया था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसके द्वारा हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। ये एसएससी 2022 में पूछा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए आया है, तो बताना है कि कौन सा सही होगा। देखिए 29 नंबर मिलान करते हैं साथियों, कौन सा सही होगा जानते हैं इसमें। तो बताइए कौन सा सही होगा जो 1919 को सांप्रदायिक निर्वाचन हो जाएगा ये। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता थी, ऊपर में देखें ये सब क्वेश्चन। मार्ले मिंटो सुधार 1909 मार्ले मिंटो सुधार, इसका कौन सा होगा? ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा ब्रिटिश एक मिनट सॉरी, फिर से देखते हैं साथियों। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1903 में 1919 में था प्रांतों में द्वैत शासन। देखते हैं ये हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, 3 का पहला हो जाएगा, पहला का 3 हो जाएगा। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या था? तो प्रांतीय स्वायत्तता था, ये 2 नंबर हो जाएगा। और फिर मार्ले मिंटो सुधार क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन, ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन। और फिर है भारत परिषद अधिनियम 1861, तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये सती प्रथा का अंत हुआ था, ये देखिए 4 हो जाएगा, ये एक मिनट, ये 4 है। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ था। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, भारत परिषद 1858 के द्वारा। देख लीजिए ये पहला का ये 3 होगा, दूसरा का हो जाएगा 1, और तीसरा का हो जाएगा 4, और चौथा का हो जाएगा 2, और पाँचवा का पाँचवा ही हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छा से देख लीजिए, ये बी ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कब पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता था? किस वर्ष का पिट्स इंडिया एक्ट था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता था? तो ये अंतर करता था किस वर्ष वाला? 1784 वाला। देखिए एसएससी में पूरी क्वेश्चन आया, नीचे देखिए 1784 वाला।
1784 आंसर सही हो जाएगा। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। संविधान सभा से जितना भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए लिख देते हैं संविधान सभा। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन लूसेंट ऑब्जेक्टिव में दिया गया है उन सारे क्वेश्चन को अभी देखेंगे साथियों। तो आइए बारी बारी से सारे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसने कहा था 1922 ईस्वी में कि भारतीय संविधान जो होगा जो भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। बताइए किसके द्वारा कहा गया था साथियों। तो ये कहा गया था, एक मिनट, किसके द्वारा कहा गया था। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था साथियों, महात्मा गांधी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। बताइए किसके लिए मांग किया गया था कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन किया जाएगा। तो ये मांग किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू। सी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा, जल्दी से सारे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर बताइएगा क्या कह रहा है। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। बताइए तीसरा का। तो ये एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। संविधान सभा को। तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर देखिएगा बहुत सारे टेस्ट अगर लगाते होंगे तो क्वेश्चन यहाँ से लड़ेंगे भी और एग्जाम में भी आएंगे। कांग्रेस के किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस के किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था कब, 1936 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने। 1938 के किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग पूछेगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर किसने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू ने। 7 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। 1942 की किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स योजना। 1942 में क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था। ये सारा क्वेश्चन संविधान सभा से है साथियों। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। भारत संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सर्वप्रथम किसने 1895 में संविधान सभा का मांग किया था। तो ये मांग किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने ही कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था। बताइए संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था किस योजना के तहत हुआ था। तो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था साथी, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर है, ये MP PCS में आया है 2023 में, इसलिए लूसेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुई, अधिवेशन में रखी गई थी। बताइए 1936 में पूछ रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें कि संविधान सभा की गठन की मांग की गई थी। तो यह अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी साथी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। तो ये टोटल 389 सदस्य होते थे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में। 13 नंबर क्वेश्चन है साथियों। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस आधार पर होना निश्चित हुआ था। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था। बताइए। तो ये ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व होंगे, ये भी प्रस्तावित था।
और देसी रियासत के 93 प्रतिनिधि होंगे, ये भी ठीक था, सही बात है। और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधित्व, यानी कि सभी सही हो जाएंगे। बोलता है कि प्रस्तावित जो मूल संविधान में कुल सदस्य का विभाजन किया गया था तो किस प्रकार निश्चित था, तो ब्रिटिश प्रांत से 292 रहेंगे, देसी रियासत से 93 और मुख्य कमिश्नरी से 4 प्रतिनिधि रहेंगे, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सारे कथन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व थे, बताइए। ये देखिएगा 292 प्रतिनिधित्व थे ना ब्रिटिश प्रांत के, तो पूछ रहा है कि 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था विभिन्न प्रांतों से, तो कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित हुए थे, बताइए। कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे 292 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस के 208 प्रतिनिधित्व आए थे। 15 नंबर क्वेश्चन है साथियों, देखिए 15 नंबर। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, तो ये रह गई थी टोटल कितना, 15 का बताइएगा सही आंसर, तो ये 299 रह गई थी, 299। 16 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे। संविधान सभा का जो पुनर्गठन हुआ था उसमें देशी रियासत के कितने प्रतिनिधित्व थे, तो ये देशी रियासत से 70 प्रतिनिधित्व थे, 70 प्रतिनिधित्व थे। आगे देखते हैं, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे। प्रांतों से पुनर्गठित जब संविधान हुआ था तो प्रांतों से कितना प्रतिनिधित्व था, तो ये 229 प्रतिनिधित्व था, 229। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, बताइएगा। कितना जनसंख्या के अनुपात में था, तो 10 लाख व्यक्ति पर एक ये था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित के लिए एक प्रतिनिधित्व था, कितना जनसंख्या पे, तो 10 लाख पे एक प्रतिनिधित्व था संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, बताइए कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, तो प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों के विधानसभा ने निर्वाचित किया था। 20 नंबर क्वेश्चन है साथियों, संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। कहाँ से सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था, किस पहले प्रांत में, जैसे अभी राज्य है ना तो पहले मतलब प्रांत में था, तो बताइए कि किस प्रांत से सबसे अधिक प्रतिनिधित्व थे, तो ये चेन्नई से अधिक प्रतिनिधित्व, सॉरी चेन्नई नहीं होगा, संयुक्त प्रांत होगा, उत्तर प्रदेश वाला एरिया संयुक्त प्रांत में आता था, इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा, संयुक्त प्रांत से अत्यधिक प्रतिनिधित्व थे सबसे अधिक। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था पूछना, किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे संविधान सभा में, तो ये हैदराबाद के लोग नहीं लिए थे, हैदराबाद के प्रतिनिधि नहीं भाग लिए थे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था, बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में कहाँ से हुआ था, बताइएगा। तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल से हुआ था संविधान सभा में निर्वाचन भीमराव अम्बेडकर का। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था, बताइए। मुस्लिम लीग जो था किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था, तो मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए मतलब उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, उसको अलग से मुस्लिम के लिए अलग संविधान चाहता था जो कि स्वीकार नहीं था, तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था वो किस आधार पर हुआ था, तो वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, किसके प्रतिनिधि थे, तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। 26 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या थी, तो ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो थी वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन। चलिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया था, बताइए तो। भारतीय संविधान को किसने बनाया था,
तो ये किसने बनाया था? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था भारतीय संविधान को। 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो कब खत्म हुआ था? संपन्न मीन्स खत्म होना होता, तो ये संपन्न हुआ था 1946 में। 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? डेट पूछ रहा। भारतीय संविधान सभा जो स्थापित किया गया था, तो ये कब स्थापित किया गया था? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि ये सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। और उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस दिन 9 दिसंबर को अस्थाई राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और इसके 9 दिसंबर के 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को ये देखिए राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई मतलब परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था। और फिर इसके 9-11 फिर हो गया 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। तो तीनों डेट 2-2 दिन के गैप करके है, याद रख लीजिएगा। तो संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो ये देखिए 9 दिसंबर 1946 को। अगला है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए सारा संविधान से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन इस टॉपिक में मतलब है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कहाँ हुआ था बताइए, कहाँ हुआ था? ऊपर में दिया गया था कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ पे है कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था, बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? संविधान सभा जो उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था उसका किसने अध्यक्षता किया था? तो ये अभी बताए थे साथियों ऊपर में कि सच्चिदानंद सिन्हा थे जो उद्घाटन अधिवेशन यानी कि 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता किए थे, जो कि अस्थाई अध्यक्ष थे। और यही 2 दिन बाद यानी कि +2 करेंगे तो 11 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा 1946 को राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, बिहार से थे, मोतिहारी जिला से हैं। तो ये अस्थाई यानी कि परमानेंट, अस्थाई होता है ना साथियों, तो ये अस्थाई अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। देखिए संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था? संविधान सभा का जो पहला सत्र है वो कब हुआ था? 32 का बताइएगा। तो ये 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थाई अभी बताए थे ऊपर में, देखिए नीचे क्वेश्चन आ गया ये सारा, ये देखिए रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे का क्वेश्चन है साथियों, कब का है इधर नहीं आया है क्लियर से। तो चलिए, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष बताइए 33 नंबर। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी संविधान सभा के अस्थायी, देखिए नीचे क्वेश्चन भी आ गया, सारा रेलवे का क्वेश्चन, देखिए रेलवे का एग्जाम भी आने वाला। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी पूछ रहा है तो ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये कब अस्थायी बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 को। सारा क्वेश्चन सारा पॉइंट याद रखिएगा साथियों, एग्जाम में जरूर आएगा इससे क्वेश्चन। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, कब चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 35 का? तभी बताएं, ऊपर में 2-3 बार बता दिए। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें डेट नहीं दिया हुआ है, 11 दिसंबर 1946 को। दिसंबर 1946 ये अक्टूबर है इसलिए कटेगा, ये सितंबर है इसलिए कटेगा, नवंबर है इसलिए कटेगा। तो इस टाइप से भी याद रखिएगा। और ये दिसंबर है तो दिसंबर में ही ना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन, लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इसीलिए लूसेंट का करवा रहे हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे बताइएगा? संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ये BN राव, जिसे बेनेगल नरसिंह राव भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में BN राव के रूप में भी हम सब जानते हैं इनको, BN राव। चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साथियों, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी, देखिए कितना बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फ्यूचर में भी कभी ना कभी एग्जाम में आएगा ही। तो संविधान सभा का जितना भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारा इसी टॉपिक में, इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आज से ये सीरीज स्टार्ट किए हैं, डेली 2-2 टॉपिक करके लाएंगे ताकि जल्दी आपका सारा टॉपिक पे पकड़ बन जाए, कवर हो जाए। 37 नंबर बताइएगा। अस्थाई अभी बताए हैं, 2-3 बार बताए हैं, ये राजेंद्र प्रसाद होंगे अस्थाई, और अस्थाई पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H वेग जो थे ये नहीं थे संविधान सभा के सदस्य, और बाकी KM मुंशी थे, N गोपालास्वामी अयंगर थे, TT कृष्णामाचारी भी थे। देखिए संविधान सभा
संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियों का नियुक्ति किया था? तो ये टोटल कितने समितियां नियुक्त किया था बताइए? तो ये टोटल 13 समितियों का नियुक्ति किया गया था। टोटल 13 समितियां, याद रखिएगा। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि महाभिध समिति की नियुक्ति कब हुई थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी साथियों? 40 नंबर। तो ये 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का नियुक्ति किया गया था। 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए कितना क्वेश्चन, कितना एग्जाम में आया है। यूपीएससी में आया, यूपी पीसीएस में 1995 में, एसएससी में 1999, 2011 में, 2020 में, और भी बहुत सारा लिखेगा तो यहाँ तक पूरा क्लियर भर जाएगा, इतना एग्जाम में आया हो तो। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति भी इसको बोला जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? मसविदा जिसे मसविदा समिति भी कहते हैं। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी बताइएगा? 42 नंबर। तो ये 7 थे। नाम भी पूछता है, 7 थे टोटल। मसौदा समिति या प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? बताए ना कि नाम भी पूछता। अब 7 नाम याद रखिएगा और 7 में जो ऑप्शन में रहेगा वो सही कीजिएगा, जो नहीं रहेगा उसको काटना होगा। 43 का बताइए। तो ये राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे प्रारूप समिति में। बाकी गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्णा स्वामी भी थे, बी आर अम्बेडकर भी थे। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? बताइए कौन नहीं था? ऊपर में भी यही क्वेश्चन था, देख लेते हैं। ये देखिए, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था, प्रारूपण समिति पर। बताइए 44। तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, मोहम्मद सदाउल्ला था, गोपाल स्वामी अयंगर था, के एम मुंशी था। बोलिए 45 नंबर बोलिएगा। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रावधान किसने रखा था? 45 नंबर। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। जवाहरलाल नेहरू, किस डेट को? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था प्रस्तावना का प्रस्ताव। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? संविधान सभा में जो निर्णय लिए जाते थे वो किस आधार पर लिए जाते थे? तो वो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए जाते थे। सभी का सहमति होना जरूरी था, तभी निर्णय लिया जाता था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? अभी ऊपर में क्वेश्चन आया था यही, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने। ऊपर में भी आया था, देखिए ये दिखा देते हैं आपको। रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत सारा इसका क्वेश्चन रिपीट होता है। ये देखिए, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू। फिर यहाँ पे भी है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। 47 नंबर देखते हैं साथियों। 48 नंबर, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष आप सब सोचिएगा सरदार पटेल, लेकिन सरदार पटेल नहीं होंगे संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 48 का उत्तर प्रदेश से थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ये डी ऑप्शन होगा। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एसएससी 2003 में आए। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा, ये क्वेश्चन ऊपर में भी आया था। ये देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी 1994 में संविधान सभा को अपनाया गया था। संविधान सभा को अपनाया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया था संविधान सभा द्वारा। 49 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखते हैं साथियों। 50 नंबर क्या कह रहा है? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था जनवरी 1947 में। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो हो जाएगा तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के बी आर अम्बेडकर, अभी ऊपर में देखे थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? बताइएगा किस दिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था?
तो ये स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, JPSC 2021 में क्वेश्चन आया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रारूप को किस दिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? अभी ऊपर में भी क्वेश्चन था, रिपीटेड है, देखिए यूपी PCS में आया। तो किस एग्जाम में पूछ देगा कहना बहुत ये मुश्किल है, क्योंकि इसका क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है लूसेंट से, UPSC से लेकर BPSC तक, और इधर दरोगा सिपाही ये सब में तो आता ही रहता है। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को। यह ऊपर में भी देखे थे, देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है ना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या था? ये 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? सिर्फ अलग तरीका से दे दिया, लेकिन क्वेश्चन वही। तो ये 22 जुलाई 1947 को, सेम क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। 55 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? बताइए 55 का। तो ये 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 19 संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। 56 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ये भी क्वेश्चन आता है कि संविधान पर कितने सदस्य उपस्थित थे जो संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 56 का हो जाएगा ये 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? बताइए। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? जब संविधान पारित किया गया था तो कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। स्टार्टिंग में जब पारित किया गया था तब का पूछ रहा। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, पारित हुआ था तब। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, याद रखिएगा साथियों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बी ऑप्शन सही होगा। आगे है, किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। सी ऑप्शन 59 नंबर का सही हो जाएगा साथियों। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? बताइए उसके सदस्य कौन थे? तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित लोग थे उसके सदस्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किए थे किसने? स्वराज पार्टी ने 1924 में। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा, भारतीय संविधान सभा ने प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की। संविधान सभा के प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने किया था? ऊपर में 2-3 बार क्वेश्चन आया था। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, जो कि अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। 63 नंबर क्वेश्चन है साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा को किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो ये तीसरा बैठक में। किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो ये तीसरा बैठक में। देखिए 2022 में MPPCS में आया। 9 दिसंबर, देखिए ऐसे याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा। और फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे देश के। और इसके 9-11 तो 13 दिसंबर 1946
13 दिसंबर 1946 को ये तीसरी बैठक हुआ था। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो ऐसे याद रखिएगा, देखिए तीसरा बैठक उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा। 64 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। सही बात है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन हुआ था और इसके 2 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया था पूरे देश में। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। ये भी सही है कि 24 जनवरी 1950 का जो अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन, तो इसी अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद के लिए विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया था। तो पहला और दूसरा दोनों सही है साथियों। तो 64 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ये देखिए पहला और दो दोनों सही, एक और दो दोनों सही। 65 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर। 2013 में एसएससी में आया। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान का जो पांडुलेखन समिति था उसका सदस्य नहीं था। कौन नहीं था? तो 66 का ये जवाहरलाल नेहरू जो थे पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी के एम मुंशी थे, मोहम्मद सदुल्ला भी थे और ए के नायक अय्यर भी थे, संविधान, भारत का संविधान लागू हुआ था, बताइए कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अब अंतिम बैठक पूछेगा तो 24 जनवरी 1950 को भी ऊपर में ही देखे थे और इसी दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। चलिए सारा क्वेश्चन रहेगा, आगे देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया, क्यों लिया गया था? संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था, बताइए तो ये इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय लिया गया था। 69 नंबर क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य कितने थी? बताइए महिला कितने सदस्य थी संविधान सभा में? तो महिला सदस्यों की संख्या थी 15। देखिए कितना एग्जाम में आया, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए वीडियो लास्ट तक। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधी यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? किसने कहा था? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? राष्ट्रीय चिन्ह किस दिन अपनाया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? तो ये जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया, ये सही है। संविधान सभा ने मई 1947 को भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की, ये गलत हो जाएगा। जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया, ये गलत हो जाएगा। संविधान सभा ने जुलाई 1949 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, ये भी गलत हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर निकल जाएगा, सही कथन सही है पूछ रहा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 का ये देख लीजिए साथियों अच्छा से, 72 का ये हो जाएगा, 72 का ये। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे? तो ये बने थे साथियों कौन? अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। किस समिति के अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर जो थे भारत के संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। कौन? जीवी मावलंकर। साथियों वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। और यहाँ हमारा सारा क्वेश्चन 2 टॉपिक आज क्लियर कर दिए हैं इस वीडियो में। पहला था भारत का संवैधानिक इतिहास और दूसरा था संविधान सभा। तो 2 टॉपिक खत्म हुआ। वीडियो कैसा लगा हो बताइएगा ज़रूर साथियों, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो, क्योंकि आज से मेरा इस यूट्यूब चैनल पे मतलब डेली एक वीडियो अपलोड होगा ये पॉलिटी से रिलेटेड, और ये टोटल लुसेंट का जो नया एडिशन बुक आया है उसी से संदर्भित रहेगा क्वेश्चन। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।